हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं। प्राइम नंबर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या का परिभाषा देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। परिभाषा है एक से बड़ी एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल केवल एक एवं अपने आप से पूर्णतः विभाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो दोस्तों, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से होता है, और जो एक से बड़ी होंगी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक से या अपने आप से पूर्णतः विभाज्य होंगी वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो एक से बड़ी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो केवल एक से या अपने आप से विभाज्य हो वो हम लोग देखते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो दोस्तों, ये 1 से लेकर 100 तक के अंदर की प्राकृतिक संख्याओं का वो सब संख्या लिया गया जो एक से बड़ी हैं और जो केवल एक से या अपने आप से विभाज्य हैं, यानी ये सभी संख्याएं ये अभाज्य संख्या हैं। जैसे 2, ये एक से बड़ी भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। उसी तरह 3, 5, 7, 11, 67, 79, 89, 97, ये सब एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है और ये केवल एक से या अपने आप से विभाज्य हैं, तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब इसमें कुछ जीके फैक्ट भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या 1 से लेकर 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद रहेगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप सीधे ऑप्शन देखिए और अपना आंसर दे दीजिए। या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप सीधे अपना ऑप्शन देखिए और आंसर दे दीजिए। अगर नहीं याद रहेगा तो आपको ये 2 से लेके 100 तक के बीच की जो अभाज्य संख्या आएंगी इसे आप पहले लिखेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, तब आपको जाके आंसर मिलेगा। तो इससे एग्जामिनेशन में आपका समय भी खराब होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसी का कुछ जीके फैक्ट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मैं लिख देता हूँ। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या होती है। और दूसरा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 15 अभाज्य संख्या होती हैं। दोस्तों, इसे आपको जीके की तरह याद कर लेना है। और एक फैक्ट होता है सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। एक और होता है दो केवल एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। एक और फैक्ट होता है दो अभाज्य संख्या का योग या अंतर एक सम संख्या होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कोई दो अभाज्य संख्या है 19 और 11, और इन दोनों का जो योगफल होगा वह एक सम संख्या होगा। उसी तरह मान लीजिए कोई दो अभाज्य संख्या 23 और 17 है और इनका जो अंतर होगा यह भी एक सम संख्या होगा। तो दोस्तों, ये अभी जो मैंने आपको 4 फैक्ट बताया इसे आप याद कर लीजिए। जैसे पहला फैक्ट है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 25 होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 15 होती हैं। अगर आपको ये याद रहेगा तब तो आप अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर डायरेक्ट दे देंगे। अगर नहीं याद रहेगा और एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं और ऑप्शन दे दिया जाएगा, अब आपको पता ही नहीं है कि 25 अभाज्य संख्या होती हैं,
तो आप सबसे पहले ये 1 से लेकर 100 तक के बीच आने वाली अभाज्य संख्या लिखेंगे और फिर उसको आप काउंट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप इसे काउंट करके देख सकते हैं, ये 25 अभाज्य संख्या होंगी। उसी तरह 1 से लेकर 50 तक अगर आपको 15 अभाज्य संख्या होती हैं, ये अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे। जैसे ये 2 से लेकर के ये 47 तक आप काउंट करेंगे तो ये 15 आएगा। तो इसे आप याद कर लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और अगला फैक्ट क्या है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं, लेकिन इसमें जो ये केवल 2 है, यह एक सम अभाज्य संख्या है। तो उसे मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, जिसमें मात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है, 2 अभाज्य संख्या का योग या 2 अभाज्य संख्या का अंतर वो क्या होगा, हमेशा एक सम संख्या होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या 19 और 11 है, तो इनका योग क्या है, एक सम संख्या है। उसी तरह मान लीजिए कोई 2 अभाज्य संख्या 23 और 17 है और इनका अंतर क्या है, यह एक सम संख्या है। और यही जो लास्ट वाला फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आपको एकदम याद रख लेना है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग और उनका अंतर एक सम संख्या होता है। और अगला फैक्ट होता है 3 अभाज्य संख्याओं 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 अवश्य होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कोई 3 अभाज्य संख्या है 2 + 7 + 11, तो इन 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा। ये 20 क्या है, एक सम संख्या है। उसी तरह मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या 3 + 7 + 11, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 21, और ये क्या है, यह एक विषम संख्या है। 21 एक विषम संख्या है। और इसी को मैंने यहाँ परिभाषा के रूप में लिखा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा, तो उसमें से एक अभाज्य संख्या 2 अवश्य होगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या जब मिला तो उसमें 2 एक अभाज्य संख्या अवश्य लगा हुआ है। यानी 3 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल होता है वह एक विषम संख्या होता है, और 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या तभी होगा जब उसमें एक अभाज्य संख्या 2 होगा। और ये लास्ट वाला जो फैक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये फैक्ट पता रहेगा तो आप बहुत ही कम समय में इसका आंसर निकाल लेंगे और एग्जामिनेशन में आपकी समय की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है कि कितनी है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो 3 अभाज्य संख्याओं का योग है 100, यह एक सम संख्या है। और मैंने अभी आपको बताया कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या तभी होगा जब उसमें से एक अभाज्य संख्या 2 अवश्य होगा। यानी 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 एक सम संख्या है, तो एक संख्या तो 2 हो जाएगी, ये तो क्लियर हो गया। अब बाकी 2 अभाज्य संख्या हम लोग और मान लेते हैं, तो एक संख्या हम लोग मान लेते हैं x और एक संख्या मान लेते हैं x + 36, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या है 2, दूसरा है x और तीसरा है x + 36, और तीनों अभाज्य संख्या का योग 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी 2 + x + x + 36 बराबर यह हो जाएगा 100। फिर 2x बराबर हो जाएगा 100 - 38, तो x बराबर हो जाएगा 62/2, और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, यानी x बराबर हो गया 31। अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जा रही है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
तो इसको हम लोगों ने माना है x प्लस 36, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 36 यानी 67। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा 67 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या दिया है कि विषम संख्या दिया है। और यहाँ पे तीन अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या तभी होगा जब उसमें एक अभाज्य संख्या 2 होगा। तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या हो गया 2, और एक अभाज्य संख्या को हम लोग मान लेंगे x, और एक अभाज्य संख्या को हम लोग मान लेंगे x प्लस 36, क्योंकि प्रश्न में यहाँ एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक दिया हुआ है। अब तीनों का योगफल यहाँ 100 दिया है, तो तीनों को जोड़ करके 100 के बराबर कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। और चूंकि यहाँ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जा रही है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या x प्लस 36 हम लोगों ने माना है, तो यहाँ पे 31 प्लस 36 कर देंगे तो 67, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये नियम अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और अगर ये नियम नहीं पता रहेगा तो आप तीन अभाज्य संख्या मानेंगे, फिर उसको योग करेंगे और उसी में आपका समय व्यतीत हो जाएगा। तो आप इस नियम को याद कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में कम से कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकें। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेष 1 या 5 प्राप्त होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है 19। अब इसमें आप 6 से भाग दीजिए तो इसका शेष हम लोग देखते हैं कितना प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हुआ 1। उसी तरह मान लीजिए 17 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 6 से भाग दीजिए तो 6 दूनी 12, इसमें शेष प्राप्त हुआ 5। उसी तरह मान लीजिए 89 है, इसमें भी 6 से भाग दे के चेक करिए तो ये 14 छके 84, हम लोग डायरेक्ट भाग दे देते हैं तो ये हो गया शेष 5। उसी तरह मान लीजिए 79 है, इसमें हम लोग 6 से भाग देते हैं तो 13 छके 78, तो इसमें भी शेष कितना मिला 1। तो ये सभी एग्जाम्पल से क्या स्पष्ट हुआ कि किसी भी अभाज्य संख्या में जब हम लोग 6 से भाग देंगे तो या तो शेष 1 मिलेगा या तो शेष 5 मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और उसी को मैंने यहाँ नियम लिखा है कि किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेष 1 या 5 प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो दोस्तों 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से जब हम लोग भाग देंगे तो हमेशा 1 शेष प्राप्त होगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 5 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या है 7, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। अब 49 में जब हम लोग 24 से भाग देंगे तो शेष कितना मिलेगा, तो ये हमेशा 1 मिलेगा। उसी तरह मान लीजिए अभाज्य संख्या 29 है और इसका वर्ग हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 841, और 841 में जब हम लोग 24 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24 तिहाई 72, 12 1 उतारेंगे तो 121, और 24 पाँचे 120। तो यहाँ पर भी शेष कितना मिला 1। तो ये एग्जाम्पल से क्या स्पष्ट हुआ कि 5 या 5 से बड़ी अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसके वर्ग में, यानी जैसे 5 से बड़ी ये 7 है तो 7 के वर्ग में यानी 49 में जब हम लोग 24 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त हुआ। यहाँ भी 5 से बड़ी है ये अभाज्य संख्या 29 और इसका वर्ग हुआ 841, तो 841 में जब हम लोग 24 से भाग दिए तो यहाँ 1 प्राप्त हुआ। अर्थात किसी भी अभाज्य संख्या में जब 6 से भाग देंगे तो शेष 1 भी प्राप्त हो सकता है और 5 भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन किसी भी अभाज्य संख्या के अलावा अगर 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग में अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा 1 प्राप्त होगा। और 24 के गुणनखंड के लिए भी यही नियम लागू होगा, यानी 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग में अगर हम लोग 24 से या 24 के गुणनखंड से भी अगर भाग देंगे तो हमेशा शेष 1 ही प्राप्त होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट 24 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 24 के गुणनखंड के लिए भी, यानी 24 का गुणनखंड 12, 8, 6, 4, 3, 2 के लिए भी यह नियम लागू होगा। इसे भी आपको ध्यान रखना है, लागू होगा। तो जब भी 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से या उसके गुणनखंड से अगर भाग दिया जाएगा
तो शेष हमेशा 1 प्राप्त होगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर को 24 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर को 24 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग में जब 24 या उसके गुणनखंड से भाग दिया जाता है तो शेष हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। तो जब इसमें हम लोग 24 से बारी बारी भाग देंगे तो सभी के लिए जो शेष है वो 1 प्राप्त होगा, यानी 5 स्क्वायर के लिए भी शेष 1 प्राप्त होगा, 7 स्क्वायर के लिए भी, उसी तरह 17 स्क्वायर के लिए भी 1 शेष प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर के लिए 1 शेष प्राप्त होगा, 7 स्क्वायर के लिए भी 1, उसी तरह 11 स्क्वायर के लिए 1, 13 स्क्वायर के लिए भी 1 और 17 स्क्वायर के लिए भी 1 शेष प्राप्त होगा। और सबको जोड़ देंगे तो ये जो 5 मिला यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप ये देखिए कि जो अभाज्य संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है वह 5 या 5 से बड़ी है और उसमें कितने से भाग दिया जा रहा है। तो 24 या उसके गुणनखंड से अगर भाग दिया जाएगा तो शेष हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो इन सभी के लिए अलग अलग शेष 1 प्राप्त हो जाएगा और सबको जोड़ देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा 5 वही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक फैक्ट हम लोग और देखते हैं अभाज्य संख्या का, और ये है जब अभाज्य संख्या पर समघात हो तो 24 या उसके गुणनखंड से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। और अगला हम लोग देखते हैं जब अभाज्य संख्या पर विषम घात हो तो बेस में भाग देकर लिखेंगे। अब दोस्तों ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और अभाज्य संख्या का, और इस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक तो है कि जब अभाज्य संख्या पर समघात हो तो 24 या उसके गुणनखंड से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। और दूसरा परिभाषा है कि जब अभाज्य संख्या पर विषम घात हो तो यहाँ ये लिखने से छूट गया है, यहाँ पर भी हो जाएगा 24 या उसके गुणनखंड से हम लोग बेस में भाग देकर लिखेंगे। यानी जब समघात होगा तो 24 या उसके गुणनखंड से भाग देने पर शेष सीधे 1 प्राप्त हो जाएगा, और अगर विषम घात होगा तो 24 या उसके गुणनखंड से उसके बेस में हम लोग भाग दे करके लिखेंगे और वही आंसर हो जाएगा। कैसे, हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है 19 का पावर 138 में 12 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 19 का पावर 138 में 12 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और इसके ऊपर पावर क्या है 138, ये एक सम संख्या है। यानी जो पहले मैंने परिभाषा लिखा है, जब अभाज्य संख्या पर समघात हो तो ये उसको फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, और अभाज्य संख्या पे ये समघात संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या पर समघात संख्या हो तो 24 या उसके गुणनखंड से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो 12 है यह 24 का गुणनखंड है। तो जब अभाज्य संख्या पे समघात होगा तो या तो 24 से या 24 के गुणनखंड से, जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ 12, 8, 6, 4, 3, 2 इसका गुणनखंड होगा। तो या तो 24 या 24 के गुणनखंड से जब हम लोग भाग देंगे तो शेष हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1, और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 17 का पावर 143 में 12 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा।
तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 17 का पावर 143 में 12 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 17 है ये एक अभाज्य संख्या है और इसके ऊपर जो पावर है 143 यह एक विषम संख्या है। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि जब अभाज्य संख्या पर विषम घात हो तो 24 या उसके गुणनखंड से बेस में भाग दे करके लिखना है। तो अब ये देख सकते हैं आप कि जो 12 है यह 24 का गुणनखंड है। तो जब भी अभाज्य संख्या के ऊपर विषम घात होगा और 24 या उसके गुणनखंड से भाग देने की जब बात की जाएगी और पूछा जाएगा कि शेष कितना होगा, तो जिससे भाग देना है यानी 24 या उसके गुणनखंड से, उससे हम लोग बेस में भाग दे देंगे। तो बेस है कितना 17, तो 17 में हम लोग 12 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया 12 एकम 12 यानी 5 मिला। तो यही जो 5 है ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी अभाज्य संख्या के ऊपर समघात होगा तो 24 या उसके गुणनखंड से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा और जब अभाज्य संख्या के ऊपर विषम घात होगा तो 24 या उसके गुणनखंड से भाग देने के लिए हम लोग सबसे पहले बेस में भाग दे देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि बेस में भाग देकर लिखेंगे। तो यहाँ बेस 17 है और जब 17 में जब 12 से भाग दिया गया तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अभाज्य संख्या के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे, जिसमें जब अभाज्य संख्या पर सम या विषम घात हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है, और जब अभाज्य संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसके वर्ग में 24 या 24 के गुणनखंड से भाग देने पर क्या स्थिति प्राप्त होती है। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या तभी हो सकता है जब उसमें एक अभाज्य संख्या 2 हो। और उसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ जीके टाइप के फैक्ट देखे जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।